हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल आंटी जी ठीक है, घर वाले घर वाली ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर ऑफ कंपनी लॉ। बहुत ही छुटकू सा चैप्टर है, तो फटाफट से इसे कंप्लीट करेंगे। द चैप्टर इज एनुअल रिपोर्ट एंड सीएसआर। सीएसआर की कुछ प्रोविजंस हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, सीएसआर एक कंप्लीट चैप्टर होता था, तो हम लोग को देखना होता था, उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होते थे, उसमें टेक्निकलिटीज भी होती थी। बट इसमें सीएसआर में सिर्फ 2-3 टॉपिक्स ही हैं। सीएसआर कौन सी कंपनी पे लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। सीएसआर की कमिटी, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा तो यहां से आ सकता है। उसके बाद मेरे बच्चे एक सवाल आएगा आपके पास, दैट इज अबाउट, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस कि सीएसआर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो सीएसआर में बस ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और एनुअल रिपोर्ट में आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर रखी हैं। इसमें सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न वगैरह यहां से टॉपिक आ सकता है। तो शुरू करते हैं। अब ये हमारे पार्ट बी का चैप्टर है, 5 नंबर तक का आपके पेपर में आ सकता है। और अगर आपको इस बैच के नोट्स चाहिए मेरे बच्चे, तो आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे जाना है, बैच में इनरोल करना है, एंड यस आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। सीएसआर एंड एनुअल रिपोर्ट 5 नंबर का आपका सिलेबस में आ सकता है। और कौन से पॉइंट में है मेरे बच्चे? पार्ट बी में। कौन से पार्ट में है? पार्ट बी में। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। एक बार हम अपने मॉड्यूल पर चलते हैं रजे, और चीजों को वहां से करना शुरू करते हैं। आइए, ICSI एकेडमिक पोर्टल पे गए, न्यू सिलेबस पे गए, स्टडी मटेरियल पे गए, कंपनी लॉ पे गए। हमारे सारे चैप्टर्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, जस्ट एक और चैप्टर रहता है अपना। ये तो हो गया ना? ओके, दिस इज 17 इज व्हाट? KMP। हाँ, आई गेस ये आपका चैप्टर नंबर 16। ठीक है, अब ये देखो रजे, इसमें से अगर हम बोले तो 5 नंबर का हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आइए, बट हमें ऐसा बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपने जितना लॉ पढ़ा है उसमें कर ही लिया है। ठीक है, सीएसआर इन्होंने लास्ट में दे रखा है, तो एक बार सीएसआर से स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, यही है ना सीएसआर? नहीं भाई, ये भी नहीं है। सीएसआर कहाँ चला गया ब्रो? आइए देखो, विजुअल मैकेनिज्म कमिटी, डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग रेम्युनरेशन, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, ये सब आपको मैं करवा चुकी हूँ। मतलब सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट में आपको करवा दूंगी, तो ये सब आपको इसमें नहीं करना है। ठीक है, आईपीएफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्रेडिट रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। एक चीज जो मैं आपको, आइए, एनुअल रिपोर्ट आ जा यार, सीएसआर है कि नहीं है इसमें? भाई तुम कितना एनुअल रिपोर्ट को खींच रहे हो, सीएसआर तो लाओ। आइए, सीएसआर अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, सेक्शन कौन सा है रजी? सेक्शन नंबर 135 है। सबसे पहले तो सीएसआर हर कंपनीज पर नहीं लगता। देयर आर सर्टेन सेट्स ऑफ कंपनीज जहां पर सीएसआर लगता है। कौन सी कंपनीज है मेरे बच्चे? कंपनीज जिनकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। मतलब अगर आप सीएसआर की बात करो तो लॉ मेकर कहता है शिवानी, प्रीसीडिंग ईयर में, सुन सुन सुन, प्रीसीडिंग ईयर में मतलब पिछले साल जो तेरी नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा थी, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा थी, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा था, तो इस साल आपको सीएसआर में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अच्छा, इस साल ज्यादा है या नहीं हम ये नहीं देखेंगे, हम पिछले साल से लेके चलेंगे। और कितना कंट्रीब्यूशन देना है? 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट
ऑफ लास्ट 3 years। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो आपको इसमें 3 साल का प्रॉफिट निकालना है, दैट टू एवरेज, दैट टू व्हाट मेरे बच्चे, एवरेज, एंड उसका 2% करना है। रिमोट उधर होगा, उसका क्या करना है, 2% करना है। समझ रहे हो? बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 3% सिर्फ 3 साल का प्रॉफिट निकालते हैं, बात खत्म कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, 3 साल का प्रॉफिट, उसका एवरेज, एंड उसके बाद मेरे बच्चे क्या करना है, उसका 2% निकालना है। क्या निकालना है, 2%। ठीक है मैम। उसके बाद देखो अब वो क्या कह रहा है, CSR प्रोविजन विल ऑल्सो बी अवेलेबल एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, चाहे होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो या फॉरेन कंपनी हो, अगर वो इस क्राइटेरिया में फुलफिल होता है। अब आप समझो, मान लो मेरी एक होल्डिंग कंपनी है, क्या है रजे, एक होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और ये एक सब्सिडरी कंपनी है। जस्ट बिकॉज होल्डिंग कंपनी पे CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं, होल्डिंग कंपनी पे CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सिडरी पर भी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होंगे। समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सिडरी पर भी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होंगे, नहीं। अगर सब्सिडरी क्राइटेरिया फुलफिल करेगी, अगर सब्सिडरी क्राइटेरिया फुलफिल करेगी तो ही क्या होंगे मेरे बच्चे, एप्लीकेबल, तो ही क्या होंगे, एप्लीकेबल। क्या इतनी बात क्लियर है? आई होप यहां तक बात क्लियर हो। उसके बाद जो भी CSR की, अब वो कह रहे लॉ मेकर शिवानी तुझे CSR कमेटी बनानी, देख तुझे CSR, तू लिमिट्स में आ गई ना, अब तुझे 2 काम करने हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं कि अगर एक एलिजिबल कंपनी है, एक कौन है, एलिजिबल कंपनी अंडर CSR, तो उसे 2 काम करने हैं। कितने काम करने हैं, 2। एक तो CSR का अमाउंट स्पेंड करना है जितना आपको बताया, और एक CSR कमिटी बनानी है। एक क्या करनी है, CSR कमिटी बनानी है। मैम CSR कमिटी का मतलब उसे डायरेक्टर्स रखने हैं। अब कमिटी डिपेंड करता है, वो लॉ मेकर कहता है देखो अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो अलग तरीके से बनेगा, आपकी पब्लिक कंपनी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो अलग तरीका है, आपकी प्राइवेट कंपनी है तो कमिटी बनाने का अलग तरीका है। हमने बोला जी क्या तरीका है बता दो, कह रहा देख शिवानी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो 3 और मोर डायरेक्टर आउट ऑफ विच 1 शैल बी इंडिपेंडेंट। अगर प्राइवेट पब्लिक कंपनी है तो भी यही है कि 3 और मोर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट। प्राइवेट कंपनी है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होता नहीं है, तो 2 और मोर डायरेक्टर। तो अगर आप इनको देखो, इसको और साथ में लिस्टेड कंपनी लिख दो। इन कंपनीज को अगर CSR करना है, क्या करना है, CSR, 3 और मोर डायरेक्टर्स, एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी है तो 2 और मोर डायरेक्टर, 2 और मोर डायरेक्टर। और अगर फॉरेन कंपनी है तो लॉ मेकर कह रहे हैं 2 पर्सन होने चाहिए, 1 शेल बी स्पेसिफाइड अंडर, मतलब जो 1 एज स्पेसिफाइड, एंड 1 शेल बी नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूं, 1 शेल बी स्पेसिफाइड and 1 person nominated बाय फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो ये कमिटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में ना पूछ सकते हैं कि कमिटी किसको बनानी है, कैसे बनानी है। तो सिंपल सी बात, जो भी मेरे बच्चे बात होगी CSR की, अगर आप CSR में फुलफिल आते हो तो आपको क्या बनानी है, कमिटी बनानी है। तो सबसे लिस्टेड कंपनी है तो 3 और मोर डायरेक्टर्स, जिसमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी है तो 2 और मोर डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर फॉरेन कंपनी है तो भाई 2 पर्सन। ठीक है, अब उसके बाद CSR के फंक्शंस क्या होंगे, CSR कमिटी के, ये तो आएगा, हम बिना देखे भी कर लेंगे। टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू बोर्ड अ CSR पॉलिसी विच वुड इंडिकेट्स एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी। मतलब बोर्ड को बताना कि क्या क्या एक्टिविटीज CSR में करनी है। टू रिकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, टू मॉनिटर द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके बाद
टू लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स देखना, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, उसके बाद मोडालिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड डिटेल्स, अगर इंपैक्ट असेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो डिटेल्स। एक बार दोबारा, CSR कमिटी के क्या क्या फंक्शंस हैं? हाँ जी, एक बार रीड करते हैं, करो रीड भाई, CSR कमिटी के क्या क्या फंक्शन है? डन। formulate and recommend to the board a CSR policy, ठीक है, which indicates the activities to be undertaken by the company. They recommend the amount of expenditure, monitor the CSR policy of the company, list a CSR projects, execution of such projects कि कैसे तरीके से यूज करेगी, मॉनिटरिंग, सारी चीजें। मीटिंग ऑफ CSR कमिटी, CSR कमिटी लॉ मेकर कह रहा है मिनिमम जो नंबर होगा मीटिंग का, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, वो बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा। वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? बोर्ड। CSR में एज सच कुछ भी अगर आप देखो तो मेरे बच्चे तय नहीं है, जैसे बोर्ड की मीटिंग्स होती है साल में कम से कम 4 बार, CSR कमिटीज में ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग कैसे होगी? CSR की कमिटी की मीटिंग्स तय नहीं है कि कब हैं, कैसे हैं, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। अच्छा, कोरम भी कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। अगर पेपर में आ जाए तो मेरे बच्चे ये नहीं सोचना कि अरे भाई साहब हमें तो आता नहीं ये वो, क्योंकि प्रिस्क्राइब ही नहीं है भाई। अब आता है CSR एक्टिविटीज, सुनना ध्यान से कि CSR में कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउड है। CSR में कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउड है? मीटिंग ऑफ CSR एंड कोरम एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। और जब आप CSR की बात करोगे, जब आप किसकी बात करोगे? CSR की बात करोगे तो उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज है? शेड्यूल 7। मतलब यार जो तुम्हें एक्टिविटी याद आ रही है, जो एक्टिविटी बेसिकली हो सकती है लोगों के हित के लिए, वो उसी को CSR में डाल देना, इसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, इरेडिक्टिंग हंगर, पोवर्टी, malnutrition, promoting health care, promoting education, promoting gender equality, ensuring environment sustainability, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, मेजर्स फॉर बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, सुनना, ये किस में आ जाएंगी? CSR में। ट्रेनिंग टू promote the rural sports, contribution to the Prime Minister National Relief Fund, contribution to incubators, contribution to public financial universities, rural development projects, some slum area development, disasters management। ठीक है, क्या है? disasters management। उसके बाद वन ऑफ इवेंट सच एज मैराथन्स, अवार्ड्स, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप ऑफ टीवी शुड नॉट बी क्वालिफाइड एज अ पार्ट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर। या ये चीज आपको थोड़ा सा एग्जाम में पूछी जा सकती है टेक्निकल तरीके से। वो कह रहा है जैसे एक तरीके के एक बार के जो इवेंट्स हैं, मैराथन्स हो गए, अवार्ड्स हो गया, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप्स, ये इनको हम CSR का पार्ट नहीं मानेंगे। और ऑन द सेम टाइम जो आपने खर्चे करे हैं इनकर्ड बाय द कंपनीज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्ट और स्टैट्यूट, उनको भी हम CSR एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। मतलब जो तुमने खर्च करा है एक स्टैट्यूट की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, उसे भी हम क्या नहीं मानेंगे? CSR का पार्ट नहीं मानेंगे। उसके बाद आ जाता है वेबसाइट डिस्क्लोजर, ये तो हमने कर लिया ना, ये सो नो। आइए उसके बाद है वेबसाइट डिस्क्लोजर। The board of every eligible company referred in subsection 1 of section 135, after taking into account the recommendation made by CSR committee, approve the CSR policy for the company and disclose the content of such policy in its report, and company की website पर भी जो policy होगी वो जाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है। आइए, कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी और CSR पॉलिसी, ये वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना है।
ये कहाँ डिस्क्लोज करना है मेरे बच्चे? वेबसाइट पर। अब सीएसआर पॉलिसी मतलब आप उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करोगे, दैट इज सीएसआर पॉलिसी। सीएसआर पॉलिसी मीन्स अ स्टेटमेंट containing the approach and direction given by the directors of the company, taking into account the recommendation of CSR committee, and includes the guiding principle for selection, implementation and monitoring of activities as well as formulation of annual action plan। ठीक है जी, ये प्योर रीड करने वाला है, इसमें तो इतना कुछ है नहीं। आइए, अब आइए, ये इंपॉर्टेंट है, सीएसआर इंप्लीमेंटेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर सीएसआर में सवाल आता है तो यही से आना चाहिए। सीएसआर इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? लॉ मेकर कहता है कि शिवानी, सीएसआर की एक्टिविटीज तू खुद भी कर सकती है एज अ कंपनी, और तू किसी और के थ्रू भी कर सकती है। और अगर तो किसी और के थ्रू कर रही है तो उस एंटिटी को आरओसी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा, फॉर्म फाइल करना पड़ेगा सीएसआर 1। मतलब तू खुद भी कर सकती है सीएसआर एक्टिविटीज, और तू जो है वो यू कैन से दैट किसी के थ्रू भी कर सकती है। किसी के थ्रू मतलब आप एक सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू, अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी ऑफ द एक्ट, अ रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, यस और नो, एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी, मतलब जो कंपनी ने एस्टैब्लिश की है, अ सेक्शन 8 कंपनी, अ ट्रस्ट और सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय सीजी। सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट, ये तीन मेन है। सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट। सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट आपने एस्टैब्लिश की, सेक्शन 8 सोसाइटी ट्रस्ट कंपनी स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की, कोई एंटिटी स्टेट लेजिस्लेशन ने एस्टैब्लिश करी, पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश करी, या सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी वो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है और उसका पिछले 3 साल से रिकॉर्ड है सिमिलर एक्टिविटीज करने का, तो आप उनके थ्रू भी सीएसआर एक्टिविटीज कर सकते हो, लेकिन उनको रजिस्टर होना पड़ेगा, सीएसआर 1 फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा पोर्टल पे, एंड उसके बाद ही कोलैबोरेशन हो सकती है। अच्छा, क्या मैम कंपनी कोलैबोरेट भी कर सकती है अदर कंपनीज के साथ? यस, कंपनी अदर्स कंपनी के साथ कोलैबोरेट भी कर सकती है, बट प्रोवाइडेड, सुनना, प्रोवाइडेड अपने अपने जो एक्सपेंडिचर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे सीएसआर था। अब एनुअल रिपोर्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे एनुअल रिपोर्ट को एनुअल रिटर्न से कंपेयर करते हैं, बट ऐसा नहीं है रजे, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक बार हम अपने मॉड्यूल पे चलते हैं और मॉड्यूल वाइज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आ जाइए, स्टडी मटेरियल, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, आ जाओ जी, आ जाओ। अकाउंट्स एंड ऑडिट क्या कर रहे हैं? एनुअल रिपोर्ट तो नीचे होगा चैप्टर, यस 16। चलिए चलिए, एनुअल रिपोर्ट में हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, बोर्ड्स रिपोर्ट का। बोर्ड्स रिपोर्ट वैसे सेक्शन नंबर 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, दैट इज जो आपने उसमें ऑडिटर्स एंड ऑडिट में अकाउंट्स में किया था, बट इसमें उन्होंने बोर्ड रिपोर्ट को थोड़ा अलग से दे रखा है। ठीक है, आइए, सबसे पहले लॉ मेकर कहता है कि एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या है। देखो, एनुअल रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मोस्ट public companies to disclose their corporate activities over a past year। मतलब एनुअल रिपोर्ट इट इज लाइक अ मिक्स ऑफ ऑल दोज रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, कैश फ्लो आता है, इनकम स्टेटमेंट आती है, फाइनेंशियल पोजीशंस आती है, इंफॉर्मेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स आता है, एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस आता है। आइए एक बार देखते हैं कि हमारा एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है। एनुअल रिपोर्ट में लॉ मेकर कहता है शिवानी, एक आता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, एक आता है कैश फ्लो, ठीक है, एक आता है आपका इनकम स्टेटमेंट, एक क्या आता है मेरे बच्चे? इनकम स्टेटमेंट, ओके। उसके बाद MDAR, दैट इज मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, राइट, रिपोर्ट, MDAR, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट। उसके बाद एक आता है रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस
एंड इसमें हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की, मतलब ऑल इन वन है आपकी एनुअल रिपोर्ट। यस और नो, ये सारी चीजें किस में आती है मेरे बच्चे, ये सारी चीजें आपकी एनुअल रिपोर्ट में आती हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। जो भी एनुअल रिपोर्ट में आता है, देखो आपने तो उसका करा ही हुआ है। अब वो कह रहे शिवानी जो लिस्टेड एंटिटी है वो स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करेगी और पब्लिश करेगी वेबसाइट पे अ कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट सेंड टू शेयर होल्डर्स along with the notice of AGM or before the commencement of dispatch to its shareholders. In event of any change, a revised copy with details shall be sent not later than 48 hours after the AGM. मैम एक बात बताओ, आप तो बोलते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाती है मीटिंग से 21 दिन से पहले। मेरे बच्चे एग्जैक्टली एनुअल रिपोर्ट जाएगी, और एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है, तो यहां पर वो कंप्लाई हो जाता है। तो लॉ मेकर कहता है लिस्टेड कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उसे एनुअल रिपोर्ट जो है शेयर होल्डर्स को भी भेजनी होती है, सेंट टू शेयर होल्डर्स, यस और नो, एंड साथ ही में अपने वेबसाइट पर भी डालनी होती है, ठीक है। वेबसाइट डिस्क्लोजर भी देना होता है। शेयर होल्डर को कब देनी है, अलोंग विद डिस्पैच ऑफ नोटिस। जब आप नोटिस डिस्पैच कर रहे हो, जब आप क्या डिस्पैच कर रहे हो रजय, नोटिस डिस्पैच कर रहे हो, तब आप ये भी दे दो साथ ही साथ काम कर दो, काम खत्म होगा। यस और नो, दिस इज द केस। अब आगे जाते हैं, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट, एमडीएआर, ये सारी चीजें आप बिना देखे जो है कर सकते हो, ठीक है। आइए उसके बाद मेरे बच्चे एमडीएआर। एमडीएआर का मतलब क्या होता है, दैट इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। इसमें बेसिकली आप देखते हो कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट कैसे हैं, रिस्क एंड कंसर्न्स कैसे हैं, राइट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, ये सारी चीजें आप किस में देखते हो मेरे बच्चे, एमडीएआर रिपोर्ट में। आप ये सारी चीजें किस में देखते हो, एमडीएआर रिपोर्ट में। एक बार दोबारा देखते हैं एमडीएआर रिपोर्ट में क्या क्या आता है। हाँ जी, एमडीएआर रिपोर्ट में क्या क्या आता है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, आउटलुक, रिस्क एंड कंसर्न, डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अगर ये मैं आपको लिखवाऊं, आइए लिखिए एमडीएआर, इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, एमडीएआर के कंटेंट्स, ठीक है, कि एमडीएआर में क्या क्या आता है। इट इज लाइक ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्री, यस और नो, इंडस्ट्री। उसके बाद स्वोट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। उसके बाद करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या है, करंट ट्रेंड्स, ग्रोथ रेट्स, यस और नो। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो। परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस, परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, इस बारे में बात होती है, कंपनीज फ्यूचर प्लान्स, ग्रोथ स्ट्रेटजीज, ठीक है, ग्रोथ स्ट्रेटजीज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये सब किस में आएगा मेरे बच्चे, ये सब एमडीएआर में आएगा, इंटरनल ग्रोथ सिस्टम, ये सब किस में आएगा रजे, एमडीएआर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आइए उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। अच्छा ये सबसे इजी है भाई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में क्या लिखोगे कि कंपनी ने लॉ कितना कंप्लाई किया है, कितना नहीं किया, बताइए क्या यही सारी चीजें आएंगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में, यस और नो।
यही सारी चीजें किस में आएंगी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। आइए देखिए, द फॉलोइंग डिस्क्लोजर शेल बी मेड इन द सेक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फिलॉसफी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन, मीटिंग्स कितनी हुई, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, डायरेक्टर्स के बीच में रिलेशन कैसा है, उसके बाद वेब लिंक जहां से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को देख सकते हो, अ चार्ट ऑफ द स्किल एक्सपर्टीज एंड कंपिटेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिटेल्ड रीजन अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन किया है, ऑडिट कमेटी के बारे में, एनआरसी कमेटी के बारे में, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन के बारे में बात करोगे, जर्नल मीटिंग कब हुई है ये बात करोगे, कम्युनिकेशन किस तरीके से आपने स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या दिया है, उन सारी चीजों के बारे में बात करोगे। अब देखो ये सारा तो याद हो नहीं सकता, तो उस समय पर आपको जो याद आए भाई तुम वो लिखाओ, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना, उस समय पर तुम्हें जो याद आए वो लिखाओ। ये सारे किसके पार्ट्स है? ये सारे पार्ट है मेरे बच्चे एनुअल रिपोर्ट के। तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अगर हम कंटेंट लिखें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का कंटेंट लिखें तो समझो इसमें हम क्या लिखेंगे? कंपनीज अप्रोच टुवर्ड्स एथिक्स, कंपनीज अप्रोच टुवर्ड्स एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कि कंपनी की क्या अप्रोच है एथिक्स के अगेंस्ट, ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट, अकाउंटेबिलिटी के लिए। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड, नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड, उसके बाद अटेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स, अटेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद ऑडिट कमिटी के बारे में डिटेल्स, ठीक है, एनआरसी के बारे में डिटेल्स, मतलब जितनी कमिटीज है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के बारे में डिटेल्स, कोई सीएसआर कमिटी है तो सीएसआर कमिटी के बारे में डिटेल्स, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है तो उनके बारे में डिटेल्स, राइट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कोई हुई है तो वो डिस्क्लोज करोगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कंपनी कैसे कम्युनिकेट करती है शेयर होल्डर्स के साथ, उस बारे में डिस्कस करोगे। आइए, हाउ कंपनी लिखिए, हाउ कंपनी कम्युनिकेट्स विद स्टेक होल्डर। ठीक है, कंपनी स्टेक होल्डर के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है। जर्नल शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, जर्नल शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, एंड उसके बाद एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट, और उसके बाद एक क्या होगा? कंप्लायंस सर्टिफिकेट। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप एवरीवन इज विद मी अप टिल हियर। बहुत इजी चल रहा है, यस और नो? उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन, मतलब क्या है रजय कि अगर आपने कुछ भी रूल्स या फॉलो नहीं किए तो उसके बारे में बताओगे। उसके बाद आता है बोर्ड्स रिपोर्ट, सेक्शन 134 किससे बात करता है? बोर्ड्स रिपोर्ट। अच्छा, जो तुमने जितना तुम्हें आता है ना वो सारा तुम बोर्ड्स रिपोर्ट में लिख सकते हो, वो सारा तुम किस में लिख सकते हो? बोर्ड्स रिपोर्ट में। मतलब जो जो तुम्हें समझ आता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है वो किस में जाएगा? बोर्ड्स रिपोर्ट में। देखो, डिस्क्लोजर्स इन बोर्ड्स रिपोर्ट परसुएंट टू कंपनीज एक्ट, मतलब जो जो कंपनी कर सकती है वो सारा किस में है मेरे बच्चे? बोर्ड्स रिपोर्ट में। एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्क्लोजर जाएगा। बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, सीएसआर पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब हर चीज से रिलेटेड डिस्क्लोजर जाएगा। उसके बाद आपने इशू किए हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स,
विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वो जाएगा, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स उसका डिस्क्लोजर जाएगा, आपने ईसोप दिया है वो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ कंपनी और गिविंग ऑफ लोन, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सीआई CSR, voluntary revision of financial statement, resignation of director, composition of audit committee, details of visual mechanism, policy relating to remuneration of directors, related party, मतलब हर एक चीज ब्रो, हर एक चीज, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है मेरे बच्चे, दैट इज साइनिंग ऑफ, आइए, दैट इज व्हाट, साइनिंग ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन साइन करेगा ये तो हमें क्लियर है, यस और नो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, बस जितना मैंने लिखवा दिया है उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। आइए चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद है एब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। अगर आपकी कंपनी ओपीसी है या स्मॉल कंपनी है तो सिचुएशन में एब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। उसमें भी जो मैटर्स तुम्हें याद है भाई तुम वो सारे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ये तो सेक्शन 131 आपको करा चुकी हूँ, 168 177 ये सब हो गया। चलो चलो आगे चलो चलो। ये चैप्टर ना यार देखो, ये इट इज नॉट लाइक अ चैप्टर, इट इज लाइक जो डिस्क्लोजर्स आपने अभी तक करे हैं वही इसमें बता रखे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एज सच न्यू नहीं है। आइए, कंप्लायंस विद सेबी, यार ये क्या ही है, ये आईपीएफ हम कर चुके हैं, यस और नो। अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट, आइए ये इंपॉर्टेंट है, साइनिंग ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट। क्या इंपॉर्टेंट है, साइनिंग। साइनिंग से रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हैं पेपर में कि बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करेगा। तो कह रहा वेयर चेयरपर्सन इज अथोराइज्ड बाय द बोर्ड, यूजुअली चेयरपर्सन करेगा, बट अगर चेयरपर्सन नहीं है तो दो डायरेक्टर्स करेंगे, जिसमें से एक एमडी होगा और एक नॉर्मल डायरेक्टर होगा, जिसमें से एक एमडी होगा और एक क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्टर। तो साइनिंग ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट, आइए साइनिंग ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट, बोर्ड्स रिपोर्ट, आइए सेक्शन नंबर 134। कौन साइन करेगा मेरे बच्चे, देखो एक या तो चेयरमैन या तो दो डायरेक्टर्स, जिसमें से एक क्या होगा, एमडी। अच्छा, जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की थी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सीएस भी था, सीईओ भी था, सीएफओ भी था, मतलब उनके साइन भी मैंडेटरी है। बोर्ड रिपोर्ट में उनके साइन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट में या तो लॉ मेकर बोल रहा है चेयरपर्सन साइन करेगा या तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक कौन होगा, एमडी, जिसमें से एक कौन होगा मेरे बच्चे, एमडी। उसके बाद ये करवा चुकी हूं आपको सेक्शन नंबर 136, बोर्ड्स रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आगे 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 चलो 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 चलो। हाँ, उसके बाद एनुअल रिटर्न आता है, ये इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 92 फॉर्म MGT 7 में जाता है। एजीएम के 60 दिन के अंदर अंदर आपको एनुअल रिपोर्ट जो है वो देनी होती है। कौन कौन सी कंपनीज को एनुअल रिपोर्ट देनी है, यूजुअली हर कंपनी को एनुअल रिपोर्ट देनी है। As per section 92 of the Companies Act, every company is required to prepare annual report, annual return in section in the form MGT 7 except OPC and small company। आइए, एनुअल रिपोर्ट अलग है एंड एनुअल रिटर्न अलग है। एनुअल रिटर्न का सेक्शन कौन सा है मेरे बच्चे, सेक्शन नंबर 92। लॉ मेकर कह रहा है एवरी कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, ठीक है, उसको एवरी ईयर MGT 7 में एनुअल रिटर्न देनी है। किसको देनी है मेरे बच्चे, आरओसी को। किसको फाइल करनी है, आरओसी को, ठीक है। उसके बाद as provided in subsection 2 of section 384 of the act, provision of section 92
शेल अप्लाई टू अ फॉरेन कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी को भी एनुअल रिटर्न देनी है और फॉरेन कंपनी एनुअल रिटर्न देगी इन द फॉर्म FC4, ठीक है। नॉर्मल कंपनी देगी MGT7 में, और इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, अगर वो फॉरेन कंपनी है तो वो जाएगी FC4 में। किस में जाएगी मेरे बच्चे? FC4 में, ठीक है। उसके बाद कंटेंट्स, जो भाई तुम्हें याद है कंटेंट्स वही लिखाना, ठीक है। CSR तो अपना हो गया है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एप्लीकेबिलिटी CSR, ओके चलो भाई उसके ऊपर चलो यार। उसके बाद आइए एक्टिव कंपनी, ये करवा देती हूँ बाई चांस पेपर में आ गया ना तुम्हारे, तो 1 मिनट देना बस मुझे। आइए, दैट इज एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन, इसे एक्टिव बोलते हैं। एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर, वैसे अभी ये रेलिवेंट नहीं है बट ठीक है, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2017 शेल फाइल पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन द फॉर्म ई फॉर्म एक्टिव और ऑन बिफोर 15 जून 2019। बहुत समय हो चुका है बट भाई कुछ नहीं पता लगता अगर किस्मत खराब हो तो, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि एक्टिव फॉर्म क्या होता है, सो दैट इज एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन। दोबारा, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन, कोई भी कंपनी जो 31 दिसंबर 2017 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई है उसे ई फॉर्म एक्टिव में, ठीक है, भेजना है किसको? ROC को 15 जून 2019, प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी जिसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है वो एक्टिव फाइल नहीं कर पाएगी। मतलब इससे भी होगा क्या यार? सिंपल सी बात, इससे होगा ये कि ROC को पता चल जाएगा कि तुम्हारी कंपनी जो है वो एक्टिव है, मतलब तुम्हारी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। ये CSR हो गया था, कोलैबोरेशन एक्टिविटीज वगैरह वाला बता दिया था तुम्हें मैंने। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्टॉक एक्सचेंज जहां सिक्योरिटीज लिस्ट होती है, बट इसका मेन काम ये नहीं होता कि लोगों के पैसे लेके उनको रिटर्न देना है, नहीं। यहां पर कंपनीज लिस्ट होती हैं, यहां पर सेक्शन 8 कंपनीज लिस्ट होती हैं, यहां पर जो सोशल एंटिटीज है वो लिस्ट होती है, लोग उन्हें पैसे देते हैं बट वो उन पैसे से क्या करती है मेरे बच्चे? रिटर्न नहीं जनरेट करती, उस पैसे को उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग लगा देती है, सिंपल। सो दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज द नेम सजेस्ट। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो यहां तक मेरे बच्चे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो 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 मच मेरे बच्चे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और बाकी जितने भी वन शॉट्स रहते हैं वो भी फटाफट फटाफट आपके पास आ जाएंगे, सो दैट एग्जाम से पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। योर बिग सिस्टर इज ऑलवेज 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 विद यू। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं और जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप आज की क्लास दिमाग में क्लियर हो। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड।